हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा मई मंथ का बेस्ट 300 एमसीक्यूज का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारती एक्सा लाइफ हैज एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। यानी कि भारती एक्सा लाइफ ने निम्न में से किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पे जो नया टर्म है वो है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? तो बैंक इंश्योरेंस वो होता है जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू इंश्योरेंस करवाती है या फिर बैंक के थ्रू इंश्योरेंस सोल्ड करती है, उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। तो बैंक इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? बैंक इंश्योरेंस वो हो जाएगा जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी बैंक के थ्रू इंश्योरेंस करवाती है या फिर इंश्योरेंस सोल्ड करती है, उसे बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो याद रखिएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस समझौता किस बैंक के साथ किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है। तो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ ऑल ब्रांचेस। तो किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है? सॉरी, किस बैंक के साथ किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है। किसने किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। और ये अखिल भारतीय नेटवर्क शाखाओं के माध्यम से अपने सभी जीवन बीमा प्रोडक्ट्स के वितरण के लिए जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में इसने एंट्री की है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। तो जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ सकता है इजीली, और जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है उस लैंग्वेज में वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग कंटेंट जरूर से पढ़िएगा। मैं आपको हर बार वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि कंटेंट से भी काफी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बैंक का नाम पूछा जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप लोग कंटेंट जरूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम्स हुए थे बैंक के उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे कंटेंट से आए थे। तो आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ कंटेंट भी जरूर पढ़ के जाइएगा। कंटेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस देश भर में अपनी 31 शाखाओं और डिजिटल नेटवर्क में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों के अपने सूट की पेशकश करेगा। यानी कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस विल ऑफर इट्स सूट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, हेल्थ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स टू कस्टमर्स ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अक्रॉस इट्स 31 ब्रांचेस एंड डिजिटल नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती हूँ ये भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अलायंस विल enable over 4.5 lakh customers of Shivalik Bank to access the range of products offered by the company to provide financial security। यानी कि ये गठबंधन जो है वो शिवालिक बैंक के 4.5 लाख से अधिक ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा पेश किए गए प्रोडक्ट्स की श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम करेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस जो एग्रीमेंट जो समझौता किया है किस बैंक के साथ किया है?
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब बात कर लेते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं पराग राजा, और इसकी स्थापना फाउंडेड कब हुई थी? इसकी स्थापना भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस फाउंडेड इन 2005, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके एमडी सीईओ है पराग राजा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABARD has approved how many crore rupees of RIDF for setting up 2 mega pipe drinking water supply projects in Odisha। यानी कि नाबार्ड ने ओडिशा में 2 मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के RIDF को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसने दी है? नाबार्ड ने दी है। तो नाबार्ड ने दी है, तो ये पूछा गया है कि नाबार्ड ने ओडिशा में 2 मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजना की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के RIDF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे RIDF का मतलब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या फुल फॉर्म है इसका? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फुल फॉर्म है RIDF का। तो कितने की मंजूरी दी है? सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा 254 करोड़ रुपए, 254 करोड़ रुपीस। मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी बार जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना फुल फॉर्म, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी बार पूछे भी जाते हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आप लोग उसको याद करके पढ़ के जाइएगा, क्योंकि काफी बार डिफरेंट टर्म्स के कंप्लीट फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है GR चिंताला। और नाबार्ड का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाबार्ड का क्वेश्चन काफी बार बैंक के एग्जाम्स में पूछा गया है कि नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ऑप्शंस में आपको 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर जो भी ऑप्शंस है वो आ जाते हैं। तो जो सही आंसर है वही लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ, नाबार्ड एस्टैब्लिशमेंट काफी बार पूछा गया है बैंक के एग्जाम्स में, और नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट जरूर से याद करना है। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में, और RIDF का फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है, Which bank has launched a special non-resident account for seafarers in June 2021? यानी कि किस बैंक ने जून 2021 में नाविकों के लिए एक विशेष अनिवासी खाता शुरू किया है? नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी खाता नाविकों के लिए शुरू किया है किस बैंक ने जून 2021 में? तो वो किया है फेडरल बैंक ने। किस बैंक ने किया है? फेडरल बैंक ने किया है। फेडरल बैंक सही आंसर है। तो फेडरल बैंक ने नाविक खंड के लिए एक विशेष NR बचत खाता योजना शुरू की है। NR मतलब नॉन रेजिडेंट। तो फेडरल बैंक लॉन्च एन एक्सक्लूसिव NR सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर सीफेयरर्स सेगमेंट। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है आलोवा, केरला में। इसके सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, और फाउंडर है KP हॉमिस, और फाउंडेड इन 23 अप्रैल 1931 इन नंदपुरम। तो इंपॉर्टेंट है फेडरल बैंक के बारे में, किसी भी बैंक के बारे में हेडक्वार्टर, सीईओ, टैगलाइंस, ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ किसी भी बैंक का बताती हूँ, इसके अलावा जो अदर ऑप्शन बैंक है वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इनके हेडक्वार्टर्स एंड MD, CEO, अदर बैंक जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक ने जून 2021 में नाविकों के लिए एक विशेष अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट शुरू किया है। फेडरल बैंक का टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, पिक्चर में भी मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्ववीर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD ऑफ विच बैंक? यानी कि विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का पुनः MD नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक का MD फिर से रीअपॉइंट किया गया है, यानी कि वो पहले भी RBL बैंक के MD थे, उनको रीअपॉइंट किया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है विश्ववीर आहूजा।
तो आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर आहूजा एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम जून 30, 2021। यानी कि आरबीआई ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कब से? 30 जून 2021 से 1 साल के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2022 तक के लिए। ही इज द एमडी एंड सीईओ आरबीएल बैंक सिंस 30 जून 2010, यानी कि 2010 से वो आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ रहे हैं। कौन? विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक की बात करें तो प्रायर टू आरबीएल बैंक आहूजा वाज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। यानी कि आरबीएल बैंक से पहले जो विश्ववीर आहूजा है वो बैंक ऑफ अमेरिका भारत के एमडी और सीईओ थे। किस बैंक के थे वो पहले? वो थे बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी फाउंडेड इन 1943। कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक। तो याद रखिएगा आरबीएल बैंक के एमडी बने हैं विश्ववीर आहूजा, रीअपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ द आरबीएल बैंक। नेक्स्ट है विच बैंक इज पार्टनरशिप विद सैटर्न क्रेडिट नेटवर्क बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक टू इंटीग्रेट विद एनपीसीआई's यूपीआई ऑटोपे प्लेटफॉर्म। यानी कि सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ साझेदारी में कौन सा बैंक एनपीसीआई के यूपीआई ऑटोपे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय बैंक बन गया है? तो क्या पूछा गया है कि वो कौन सा पहला इंटरनेशनल बैंक है जो सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ साझेदारी में एनपीसीआई के साथ यूपीआई ऑटोपे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर होने वाला फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक है? वो कौन सा है? एचएसबीसी बैंक ऑफ इंडिया। एचएसबीसी बैंक इंडिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सैटर्न क्रेडिट नेटवर्क SCNL announced the company has made loan EMI payments more seamless for its customers by introducing UPI AutoPay। सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क ने घोषणा की कि कंपनी ने यूपीआई ऑटोपे पेश करके अपने ग्राहकों के लिए ऋण ईएमआई भुगतान को और अधिक सहज बना दिया है। किसने ने बनाया है? सैटर्न क्रेडिट केयर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी ने जो सैटर्न क्रेडिट केयर कंपनी है उसने यूपीआई ऑटोपे पेश करके अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ईएमआई लोन भुगतान को और अधिक सहज बना दिया है और अधिक उनको इजी बना दिया है। एचएसबीसी इंडिया सैटर्न क्रेडिट केयर का बैंकिंग पार्टनर है। कौन सा है? एचएसबीसी इंडिया जो है वो बैंकिंग पार्टनर है किसका? सैटर्न क्रेडिट केयर का। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं एचएसबीसी बैंक इंडिया की। तो एचएसबीसी बैंक इंडिया के सीईओ कौन है? हितेंद्र देव। कौन है? हितेंद्र देव जो है वो एचएसबीसी बैंक इंडिया के सीईओ है। और कब से है ये? 7 जून 2021 से ये अभी अपॉइंट हुए हैं। किसके? सीईओ एचएसबीसी बैंक इंडिया के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एचएसबीसी बैंक इंडिया का? मुंबई महाराष्ट्र में। उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एचएसबीसी, फाउंडेड इन 1853। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से पढ़ के जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर करिए और वीडियो को अदर स्टूडेंट्स के हमारे चैनल के नाम, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइए, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम ग्लोबली सेकंड बैंक टू ऑफर स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस फैसिलिटी। यानी कि कौन सा बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा बैंक बन गया है? कौन सा बन गया है ये पूछा गया है। वो बन गया है आईसीआईसी बैंक। कौन सा बन गया है? आईसीआईसी बैंक। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस फैसिलिटी की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबली सेकेंड बैंक बन गया है। कौन सा? आईसीआईसी बैंक। ICICI Bank has announced that it has tied up with the SWIFT to offer facility that helps overseas partner banks to send instant remittances on behalf of their customers to the beneficiary in India। तो ICICI बैंक ने ऐसी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार करने की घोषणा की है
जो विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में लाभार्थी को तत्काल प्रेषण भेजने में मदद करेगी। किस बैंक ने शुरू किया है? आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है। The beneficiary gets the credit to the bank account instantly. This makes ICICI Bank is the first bank in Asia Pacific and the second globally to offer the facility called Swift GPI Instant for cross-border inward payments. तो किस बैंक ने किया है? Swift GPI Instant जो है नामक सुविधा प्रदान की है। किस बैंक ने? आईसीआईसी बैंक ने। और जो आईसीआईसी बैंक है वो सेकंड बैंक बन गया है ग्लोबली। कौन सा? स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट जो है वो फैसिलिटी प्रदान करने वाला बैंक है आईसीआईसी बैंक। वो एशिया जो में है वो पहला है और ग्लोबली वो बैंक दूसरा बन गया है आईसीआईसी बैंक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि स्विफ्ट जीपीआई करने वाला इंडिया से पहला बैंक कौन सा बना है या एशिया से पहला बैंक कौन सा बन गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर इंडिया से पूछा जाए तो भी आईसीआईसी होगा, अगर एशिया से पूछा जाए तो भी आईसीआईसी बैंक ही होगा। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट नामक फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला बैंक आईसीआईसी बैंक है। सेकंड ग्लोबली हो जाएगा, ग्लोबली पूछा जाएगा तो सेकंड होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की। तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। Next, ADB and Government of India have signed an agreement for road upgradation project in which state? यानी कि ADB और भारत ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य में किए हैं? सिक्किम। सिक्किम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ADB and Government of India sign an agreement for financing road upgradation project in सिक्किम। तो सिक्किम में एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड, जो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की, वो सिक्किम में गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। किसने? ADB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ADB विल गिव अ $2.5 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। PRF का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम। इट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द स्टेट। यानी कि ADB सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन से संबंधित परियोजना का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण देगा। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने मिलियन डॉलर, तो ये भी याद रखना है कि $2.5 मिलियन अमाउंट भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कंटेंट भी जरूर पढ़ना है। 2.5 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, PRF का फुल फॉर्म भी आ गया और अमाउंट भी आ गया। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए जरूर से पढ़ना है कंटेंट भी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है। यहाँ पे हम बात करते हैं ADB की। तो ADB इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन 1966। क्वेश्चन आ सकता है कि कब एस्टैब्लिश हुआ था ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो 1966 में हुआ था। एंड ADB मेंबर 68 कंट्रीज, 49 मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। तो कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी ADB की? 68 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर कंट्रीज। ADB इज हेडक्वार्टर इन मैंडलोंग फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और मास्तुगु अस्कावा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ADB। कौन है इसके प्रेसिडेंट है? उनका नाम है मास्तुगु अस्कावा। इंपॉर्टेंट है ADB के बारे में, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं आपको फिर बोलती हूँ कंटेंट जरूर से पढ़ना है जो मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ADB की से क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। एंड 49 मेंबर्स आर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1966 में। प्रेसिडेंट कौन है? मास्तुगु अस्कावा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप इन विद महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, यानी कि नकद प्रबंधन समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है या समझौता किया है? किसके लिए किया है? नकद प्रबंधन समाधान के लिए किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद महिंद्रा रूरल फाइनेंसिंग फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन, तो वो किया है IPPB। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक is the right answer. The Mahindra Rural Housing Finance Limited, a subsidiary of Mahindra and Mahindra Financial Limited and India Post Payment Bank have tied up a strategic partnership for a कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की सहायक कंपनी महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नकद प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। किस किसने की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, दोनों ने मिलकर ये साझेदारी की है। A part of the tie-up, IPPB will offering cash management and collection services for MRHFL through its access points and postal service providers। दोनों ही important points हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। आप लोग ये important points देख सकते हैं। Mahindra Rural Housing Finance said a statement adding that with the cash management service, its customers will be able to repay their monthly and quarterly loan installments to over 1.36 lakh post offices। यानी कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने एक बयान में ये कहा है कि नकद प्रबंधन सेवा के साथ उसने अपने कस्टमर्स 1.3 लाख से अधिक डाकघरों में अपनी मासिक या फिर त्रैमासिक, मासिक या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली किस्त चुकाने में सक्षम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पढ़ के जाने हैं क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। मैं आपको फिर बोलती हूँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे IPPB। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है? IPPB, और इसका फुल फॉर्म है IPPB का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो MD CEO कौन है? IPPB के जे वेंकटरमू MD और CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। किसका? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या IPPB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। MD CEO है जे वेंकटरमू। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज बिकेम द थर्ड इंडियन IT फर्म टू हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3 ट्रिलियन, यानी कि कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण करने वाली, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियन, कौन सी कंपनी बन गई है? ये थर्ड IT कंपनी है, याद रखिएगा ये थर्ड IT कंपनी है इंडियन। ये थर्ड इंडियन IT कंपनी बन गई है विप्रो। विप्रो बन गई है क्या? 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए। विप्रो हैज टच्ड ₹3 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकम द थर्ड इंडियन IT फर्म टू अचीव द माइलस्टोन आफ्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन एंड इन्फोसिस। यानी कि जो विप्रो है वो पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। किसने? विप्रो ने। और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद इस मील का पत्थर जिसे बोलेंगे माइलस्टोन को हासिल करने वाली ये तीसरी भारतीय IT फर्म है। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले TCS भी है और इन्फोसिस भी है। अब विप्रो बन गई है तीसरी भारतीय इंडियन IT फर्म बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन रुपीस के IT फर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ है। किसने? विप्रो ने। और ये थर्ड IT कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से पढ़ना है। द कंपनी won its largest deal ever from German retailer Metro and has seen deal wins $7.1 billion. India has a total 13 listed firms that have crossed to the ₹3 trillion MCAP. Wipro now ranks 14th। यानी कि कंपनी ने जर्मन रिटेलर में मेट्रो से अपनी अब तक की सबसे बड़ी और $7.1 बिलियन की डील जीती है। भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म है जिन्होंने 3 ट्रिलियन MCAP को पार कर लिया है। विप्रो जो है वो अब कौन से पे है? 14वें स्थान पर है। कौन सी? विप्रो। किसमें? 3 ट्रिलियन MCAP को पार करने में विप्रो जो है वो 14वें स्थान पर है। अब भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं
चेयरमैन कौन है विप्रो के? विप्रो के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। एमडी सीईओ है विप्रो के थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे के एमडी सीईओ है, चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट है आईसीसी लोम्बार्ड पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेंथन एंड ऑटोमेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस रिसेंटली, यानी कि हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत और स्वचालित करने के लिए आईसीसी लोम्बार्ड ने किसके साथ भागीदारी की है, ये पूछा गया है। तो आईसीसी लोम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, किसके साथ की है आईसीसी लोम्बार्ड ने? आईसीसी लोम्बार्ड ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और क्यों की है? तो स्ट्रेंथन एंड ऑटोमेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए आईसीसी लोम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी या पार्टनरशिप की है। The country largest private sector general insurance, ICICI Lombard has tied up with Microsoft to strengthen and automate the quality control process, यानी कि देश की सबसे बड़े निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसी लोम्बार्ड ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत और स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। The insurance will make use of Microsoft Azure Speech Services and Natural Languages Processing (NLP) to screen its daily services calls made by customer services requests। तो ये बीमा करता ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली अपनी दैनिक सर्विस कॉल की जांच के लिए माइक्रोसॉफ्ट की Azure Speech Services और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करेगा। कौन? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। आईसीआईसी लोम्बार्ड की बात करें तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2001। नेक्स्ट है रिसेंटली आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ ऑन एचडीएफसी बैंक, यानी कि हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का, कितना? 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पर? एचडीएफसी बैंक पर। The RBI has imposed a fine of ₹10 crore on HDFC Bank for deficiencies in regulatory compliance fund in the auto loan portfolio of the bank, यानी कि आरबीआई ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो रीजन भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि क्यों लगाया है। तो क्यों लगाया है? Deficiencies in regulatory compliance found in the auto loan portfolio of the bank, ये रीजन है कि क्यों लगाया है आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। और किसके तहत लगाया है? तो एज पर द आरबीआई एचडीएफसी बैंक हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कि आरबीआई के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। किसके अकॉर्डिंग? आरबीआई के अकॉर्डिंग। किसका उल्लंघन किया है? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 और धारा 8 के प्रावधानों का, यानी कि सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक्ट भी पूछे जा सकते हैं आरबीआई के किस एक्ट के अंडर लगाया गया है ये एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और किस रीजन से लगाया गया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये पॉइंट्स जरूर पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट जरूर पढ़ने हैं कि किस रीजन से लगाया गया है और कौन से एक्ट में लगाया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। एचडीएफसी बैंक की हम बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। शशिधर जगदीशन से पहले कौन थे एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ? वो थे आदित्य पुरी। कौन थे? आदित्य पुरी। आदित्य पुरी अब तक किसी भी बैंक में सबसे लंबे समय तक रहने वाले एमडी सीईओ हैं। वो 1994 से 2020 तक एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ रहे हैं आदित्य पुरी, और अब बन चुके हैं शशिधर जगदीशन।
नेक्स्ट है आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आरबीआई ने शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द किया है हाल ही में। द आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। द बैंक सीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन May 31। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंटली, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कंटेंट पढ़ना है कि किस बैंक का और ये बैंक कहाँ पर स्थित है। तो ये पुणे बेस्ड है, ये पुणे में का बैंक है जहां पे जिस बैंक पर आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है। उस बैंक का नाम है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। यानी कि आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है और बैंक का 31 मई को कारोबार समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया गया है। तो याद रखना है कि कब से किया है, May 31, 2021, May 31, 2021 से। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है पुणे स्थित, पुणे का बैंक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ का बैंक है, ये पुणे का बैंक है। The bank does not have adequate capital and earning prospects as it does not comply with the provision of the Banking Regulation Act 1949। तो बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन, कि किस रीजन से इसका लाइसेंस रद्द किया है। तो रीजन क्या बताएंगे, रीजन ये होगा द बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। क्या है, बैंक के पास जो है वो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको का ये अनुपालन, इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अनुपालन नहीं करता है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसका, शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक का। ये पुणे स्थित बैंक है और 31 मई 2021 से इसका कामकाज रद्द या व्यवसाय जो है वो बंद कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई के अदर 4 डेप्यूटी गवर्नर का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है अभी आरबीआई में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी हैज इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड्स टू हाउ मच। यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कितना कर दिया है, $1 बिलियन कर दिया है। इसमें आंसर साथ में मेंशन हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। द सेबी इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड्स टू $1 billion. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has now increased the overseas investment limit for local mutual funds। यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर $1 अरब कर दी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड अब $7 अरब की कुल उद्योग सीमा के भीतर $1 अरब तक का विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कितना कर दिया है ये भी बताया गया है, ये कर दिया है $1 बिलियन। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म है, क्या हो जाएगा सेबी का फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। नेक्स्ट है OECD has projected India's growth rate to be what % in financial year 2022। यानी कि OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो मैं जीडीपी प्रोडक्शन बताती हूँ, ग्रोथ रेट बताती हूँ कंट्री का, ये टाइम पे एजेंसीज के द्वारा, इनके द्वारा चेंज होता रहता है। तो जो भी अब करंट एग्जाम देने जाएं उसके पहले मेरा जो करंट वीडियो है वो वीडियो देख के जरूर जाएं, क्योंकि ये जो लास्ट मेरा वीडियो होगा, करंट वीडियो होगा, उसी से ही क्वेश्चन आता है और वही पूछा जाता है, वही एक्यूरेट होता है, क्योंकि टाइम पे एजेंसीज अपने जो एक्यूरेसी, जो प्रेडिक्शंस है, इसको चेंज करती रहती हैं। तो अभी की बात करें तो अभी OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की विकास दर कितना 9.9% रहने का अनुमान जताया है।
या लगाया है। तो इसलिए आप लोग मेरा करंट वीडियो जरूर देख के जाएं जब भी आप एग्जाम देने जाएं और किसी भी जीडीपी प्रोडिक्शंस के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ OECD। क्या है इसका फुल फॉर्म? Organization for Economic Cooperation and Development has cut India's GDP growth projection to 9.9% for financial year 2022. In March, it estimated growth to 12.6. तो याद रखिएगा, इसने 12.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कब लगाया था? मार्च में। लेकिन अभी इंडिया भारत के विकास के अनुमान को कितना कर दिया है? घटाकर 9.9% कर दिया है। तो चेंज हो गया ना। तो इसलिए आप लोग जब भी जाएं एग्जाम, मैं फिर बोलती हूँ कि मेरा करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। द रेट वॉज कट विटनेस कोविड केसेस लॉकडाउन विच हैव थ्रेटन टू स्टॉल द नेशनल इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया। यानी कि कोविड मामलों में लॉकडाउन को देखते हुए दर में कटौती की गई, जिसने भारत के नवजात आर्थिक सुधार को रोकने की धमकी दी है। कोविड के मामलों के कारण जो जीडीपी था, जो एस्टिमेट ग्रोथ था इंडिया का, वो कितना प्रेडिक्ट किया था OECD ने? वो क्या था? 12.6। लेकिन अभी जो कोविड केसेस हुए हैं उसके बाद कितना कर दिया है? उसके बाद कर दिया है 9.9%। OECD की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेड इन 13 सितंबर 1961। नेक्स्ट है SBI in its EcoRep 2021 report has projected India's GDP growth to be dash for financial year 2022। यानी कि SBI ने अपनी EcoRep 2021 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि डैश होने का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? SBI ने अपनी EcoRep 2021 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना लगाया है? इसने 7.9% लगाया है। SBI ने अपनी EcoRep 2021 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी है? 7.9%। SBI economists in its research report EcoRep has sharply cut the GDP growth estimates for the Indian economy to 7.9% in financial year 2022 compared to an earlier projection of 10.4%. This is the lowest growth rate estimates for इंडिया एमंग ऑल एनालिस्ट। यानी कि SBI के अर्थशास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट, जिसका नाम है EcoRep 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को 10.4% से पहले के अनुमान की तुलना में 7.9% तक घटा दिया है। यह सभी विश्लेषकों के बीच भारत के लिए सबसे कम विकास दर का अनुमान है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स जरूर से पढ़ना है। और SBI की EcoRep 2021 की रिपोर्ट में कितना बताया गया है, ये भी जरूर पढ़ना है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि द SBI इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट अ डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी इन फाइनेंशियल 2022। इंपॉर्टेंट है, कौन सा शेप? डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। वी टू ट्रोस स्ट्रेंड ऑफ द अर्लियर एंटिसिपेटेड वी शेप्ड रिकवरी। यानी कि SBI के अर्थशास्त्रियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले से प्रत्याशित वी आकार की वसूली के बजाय 2 गुण के साथ डब्ल्यू आकार की वसूली का अनुमान लगाते हैं। तो शेप याद रखने हैं, वी शेप, डब्ल्यू शेप। ओके, तो चेयरपर्सन कौन है SBI के? दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर मूडीज। यानी कि मूडीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है? मूडीज के अकॉर्डिंग। मैं फिर बोलती हूँ, टाइम टाइम पे चेंज होता है, तो इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाए करंट वीडियो देख के जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 9.3%। According to Moody's Investor Services, India economy will rebound in the current financial year to mark a growth of 9.3%, but the second COVID-19 wave has increased risk to the country outlook with potential longer-term credit implications। यानी कि Moody's Investor Service के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.3% की वृद्धि को चिन्हित करेगी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर ने संभावित दीर्घकालिक ऋण के निहितार्थ देश के दृष्टिकोण के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। किसने? कोविड-19 सेकेंड वेव। तो कितना कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज हैज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। 2021-22 कितना था? फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 9.3, 2023 के लिए 7.9। ये मूडीज ने
प्रिडिक्ट किया है, और ये मैं फिर बोलती हूँ टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आप लोग वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन दैट इन्वॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस आर नोन एज डैश, यानी कि मुद्रास्फीति जो पिछली घटनाओं से विकसित होती है और वर्तमान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करती रहती है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? तो इन्फ्लेशन दैट इन्वॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, जो वर्तमान की हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके नाम से जो जानी जाती है मुद्रास्फीति, पिछली घटनाओं से विकसित हुई है और जो वर्तमान में हमारी करंट में हमारी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको प्रभावित भी करती है। डेवलप तो हुई है वो पिछले इन्फ्लेशन से, लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इफेक्ट करती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है लास्ट में कि उसको वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन ऐसे करके भी आपसे स्टैटिक बैंकिंग के भी पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। वो कहलाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी कि बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विच इवॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट द current economic condition of a nation. Built in inflation that it may also be termed as hangover inflation, यानी कि अंतर्नियमित मुद्रास्फीति उस प्रकार की मुद्रास्फीति है जो पिछली घटनाओं से विकसित होती है और किसी राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करती है। और अंतर्निहित मुद्रास्फीति जिसे हैंगओवर मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। तो क्या बोला गया है इसमें कि अंतर्निर्मित मुद्रास्फीति जो है यानी कि बिल्ट इन इन्फ्लेशन दैट इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच इवॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ये जो पास्ट की जो घटनाएं होती हैं उनसे ये डेवलप होती है और करंट में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी इफेक्ट करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जून का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस किया है। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको अदर वीडियोस जो इंपॉर्टेंट आएंगी उनके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना और शेयर करना वीडियोज को बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे मई मंथ का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। वो आपको डिफरेंट टॉपिक वाइज मिलेगा, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप उस पर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जिन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है और बैंकिंग एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग हमारा करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखिए, आपको उससे निश्चित ही उसमें मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।